Hello dear all, this is your lecture number 5 triangles class 10th. जिसने स्टार्टिंग के लेक्चर्स को नहीं देखा है प्लीज़ उनको गो थ्रू करिएगा तभी लेक्चर 5 पे आइएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं लेक्चर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल है हमारे पास। यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर। तो ये जो गर्ल यहाँ पे आपको दिख रही है इसका जो हाइट यहाँ पे बोला गया है वो यहाँ पे 90 सेंटीमीटर बोला गया है। इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ अ लैम्प पोस्ट एट ए स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड। तो इस क्वेश्चन को हम यहीं तक पढ़ते हैं। अब ये लैम्प पोस्ट से लेट से उस गर्ल ने चलना स्टार्ट किया। अब उसने यहाँ वॉक किया और वॉक करते करते वो इस पॉइंट डी पे उसने रीच कर लिया आफ्टर 4 सेकेंड्स। ठीक है, तो 4 सेकेंड्स में ये जो गर्ल है वो पॉइंट बी से डी पहुंची है। ठीक है, अब ये जो लैम्प पोस्ट है इसका जो हाइट है वो आपको दे रखा है। ये जो लैम्प पोस्ट है इसका जो हाइट आपको दे रखा है वो दे रखा है आपको 3.6 मीटर। ये आपको समझ में आ रहा होगा। गर्ल का जो हाइट है अगर मैं इसको मीटर की जगह, है ना, सेंटीमीटर में है, ये मीटर है, आपको अगर मैं इसको कन्वर्ट करना ही होगा मुझे अपने आंसर में तो मैं इसको लिख सकता हूँ 90/100 मीटर। ठीक है, मैं इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर दिया है। मीटर में इसलिए कन्वर्ट किया क्योंकि यहाँ पे आपकी स्पीड भी मीटर पर सेकंड में ही है। तो यहाँ से मैं सॉल्यूशन अगर स्टार्ट करूँ तो बहुत इजी है। तो सबसे पहले मैं इस स्पीड की ही बात कर लेता हूँ और स्पीड के अकॉर्डिंगली इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में आप जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ये जो गर्ल कर रही है वो 1.2 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रही हैं। और अगर यहाँ पे ये गर्ल 4 सेकेंड्स तक इन्होंने वॉक किया है तो डेफिनेटली 4 इंटू 1.2 के हिसाब से ये जो डिस्टेंस बी डी है ये 4.8 मीटर का यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, तो बड़ा कूल सा गेम है यहाँ पे। तो मैं अब आपके लिए यहाँ पे सब कुछ पहले रब कर देता हूँ, ये जितना भी मैंने लिखा था। तो हाइट आपको गिवन है, गर्ल की भी हाइट पता है आपको, ये हाइट है आपकी। लैम्प पोस्ट की भी हाइट पता है। बीडी आपको अभी अभी पता चल चुका है कि 4.8 आ चुका है। और ये जो शेडो है इसको मैं एक्स लेट कर लेता हूँ, ये है मिसिंग। तो दूसरा रूल आपको पता होना चाहिए, जब भी किसी भी ट्राइंगल में ये नीचे वाली साइड्स जब भी चाहिए होती हैं, अगर इस ट्राइंगल को मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड खड़ा करूं तो ये जो आपको हाइट यहाँ पे चाहिए होगा, है ना, जो आपको गिवन है वो आपको ये बेस, दोनों ट्राइंगल्स के बेस प्रोवाइडेड है। और जब भी दोनों ट्राइंगल्स के बेस को हमें किसी भी क्वेश्चन में इंक्लूड करना होता है तो हमें ये क्वेश्चन सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट से करना होता है, बीपीटी के कॉन्सेप्ट से नहीं करना होता है। ये हम कई बार क्लियर कर चुके हैं क्योंकि बीपीटी में सिर्फ ये साइड वाली साइड्स इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन सिमिलैरिटी में पूरे पूरे ट्राइंगल की पूरी साइड्स इन्वॉल्व होती हैं और तीनों साइड्स इन्वॉल्व होती हैं। तो डेट इज़ वाई यहाँ सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो अगर मुझे ट्राइंगल, सिंपल सा बात है, सी डी ई को, अब मैं क्या करूँगा, मैं सी डी ई को यहाँ सिमिलर करने जाऊँगा ट्राइंगल ए बी ई के, और वो भी किस प्रॉपर्टी से करूँगा, मैं करूँगा यहाँ इसको डबल ए से। और वो कैसे होगा, देखिए, दोनों में जो एंगल ई है, दोनों ट्राइंगल्स का जो एंगल ई है वो हमें दिख रहा है यहाँ पे कॉमन। तो पहला पार्ट तो मेरा ये डन हुआ। दूसरा जो आप यहाँ देखें, अगर मैं यहाँ पे एंगल सी बी ई को देखूं, इट्स नॉट डी ई, सी बी, तो एंगल बी को देखूं और अगर मैं एंगल डी को यहाँ देखूं इस ट्राइंगल में तो दे आर 90 डिग्री का फिगर। ठीक है, दोनों के दोनों 90 फिगर हैं, 90 डिग्री बना रहे हैं क्योंकि चाहे पोल हो चाहे गर्ल हो, दे आर ऑलवेज इन अ 90 डिग्री फिगर। सो ये हमें पता चल गया है। सो जब मैं यहाँ करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल वाला कॉन्सेप्ट लगाऊंगा तो इस ट्राइंगल का ए बी ई का पूरा साइड अगर मैं लूँ तो वो है 4.8
प्लस एक्स डिवाइडेड बाय इस छोटू से ट्राइंगल का ये छोटू सा साइड अगर मैं लूँ तो ये है यहाँ पे सिर्फ x और ये किसके इक्वल हो जाएगा, बड़े ट्राइंगल का बड़ा वाला साइड जो कि है मेरे पास 3.6 डिवाइडेड बाय छोटे ट्राइंगल का ये छोटा वाला साइड जिसको मैं CD बोल रहा हूँ, तो ये हो जाएगा आपका 90/100 यानी 0.9। अब इसको अगर मैं कैंसिल आउट करूँ तो ये मुझे देगा यहाँ पे 4 और x का इंटू अगर मैंने 4 से करवाया तो ये बन जाएगा मेरा 4x। ठीक है, तो कैलकुलेशन में फाइनली यहाँ क्या होगा, 4.8 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 4x हो जाएगा। यहाँ पे x गया तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो जो 4.8 मेरे पास है वो यहाँ पे 3x के इक्वल हो जाएगा और x की वैल्यू यहाँ से जो मेरे पास आएगी वो आ जाएगी 1.6 मीटर। तो ये जो x यहाँ पे आया है यही इस क्वेश्चन में क्या था, मैंने शैडो को लेट किया था। ठीक है, सो विद दिस वे योर दिस क्वेश्चन इज डन। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब वो आपको क्या बोल रहा है, एक ट्राइंगल है आपका ABC, तो एक ट्राइंगल को चलो ड्रॉ करते हैं, ABC नाम का एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। ये हो गया ट्राइंगल ABC यहाँ पे ड्रॉ, इसका नेमिंग कर देते हैं, दिस इज योर A, दिस इज योर B, दिस इज योर C। अब ABC वाले ट्राइंगल में D एक ऐसा पॉइंट है जो आपको BC में दिखेगा। लेट्स से ये D आपको पॉइंट दिख रहा है BC में और यहाँ पे जो ये एंगल ADC बनेगा, यानी ये वाला जो एंगल ADC यहाँ पे बन रहा है वो एंगल BAC के इक्वल है। तो BAC के इक्वल यानी इसके इक्वल हो गया। ठीक है सर, अब मुझे क्वेश्चन में चाहिए CA का स्क्वायर। अब आप नोटिस करो तो CA तो किन ट्राइंगल्स को मैं सिमिलर करूं कि CA आ जाए, तो आप लोग नोटिस करेंगे अगर ट्राइंगल ABC को देखा जाए बड़े ट्राइंगल को तो CA आ रहा है, और अगर आप दूसरा ट्राइंगल यहाँ देखो ADC को तो भी यहाँ पे AC एक बार फिर से आ रहा है। सिंपल सा लॉजिक है ना यार, CA स्क्वायर का मतलब है CA इंटू CA, यानी CA को 2 बार तो हमें लेके आना पड़ेगा, तो इसीलिए हमने वही ट्राइंगल को चूज किया है जहाँ पे CA आ जाए दोनों बार, तो हमने ये दोनों ट्राइंगल चूज किए। अब रह गया इन्हें सिमिलर करने का कॉन्सेप्ट, तो भाई एक प्रॉपर्टी तो तुम्हें ऑलरेडी दे रखी है उसने BAC को और एंगल ADC को तो ऑलरेडी इक्वल दे ही रखा है। दूसरा अगर आप नोटिस करो तो दोनों ट्राइंगल में ये जो एंगल C है, दोनों ट्राइंगल का जो एंगल C है ये है आपस में कॉमन, तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि मेरे ये दोनों ट्राइंगल्स यानी ABC और ADC आपस में बन चुके हैं सिमिलर वाया AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। यहाँ तक भी सेम समझ में आया होगा। अब अगर मैं CPST लगाऊं तो देखना, यहाँ पे मैं बड़े ट्राइंगल को रखूँगा ABC वाली वैल्यूज़ को, यहाँ पे मैं ADC वाली वैल्यूज़ को रखूँगा। आपको लिखना नहीं है ये, आपको सीधे ये वाली चीज़ें लिखनी है। तो यहाँ पे देखो यार, बड़े ट्राइंगल में क्योंकि आपने इस एंगल को बोला था तो इस एंगल के सामने जो पूरी साइड है वो है यहाँ पे BC, वहीं इस ट्राइंगल में इस एंगल के सामने जो पूरी साइड है वो है AC। चलेगा, AC चलेगा, या इसको आप CA भी लिख सकते हो, चलता है वो भी, इज इक्वल्स टू, फिर बड़े ट्राइंगल में एंगल C के सामने कौन है, एंगल C के सामने AB है। ठीक है, इस AB का हालांकि रिक्वायरमेंट हमें है नहीं, कोई टेंशन नहीं, लेकिन फिर भी लिख देते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखो छोटे वाले ट्राइंगल में इस एंगल C के सामने कौन है, AD, तो हमने AD को लिखा, कोई टेंशन नहीं। अब आपके पास कौन सी साइड बची है, BC इन्वॉल्व हो गई, AB इन्वॉल्व हो गई, तो यहाँ पे CA रह गया, वहीं यहाँ पे CA आ गया, AD आ गया, तो किसका नंबर है, अब CD का नंबर आ गया। तो अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करें, अगर मैं इन दोनों को एक दूसरे के सामने लिखूं, ठीक है, और इस वाले को अगर मैं इग्नोर कर दूं, ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली आपको क्या दिखेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के
अभी देखते हैं। तो दिस इज योर सी बी, दिस इज योर सी ए एंड दिस इज ऑल्सो योर सी ए एंड दिस इज योर सी डी, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करने से ये सी बी इंटू जो सी डी हुआ ये सी ए स्क्वायर के इक्वल हो गया। सो विद दिस वे दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो डन। होपफुली समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। बहुत इजी क्वेश्चन है। ट्राइंगल ए बी डी को देखिए, ये है आपका ट्राइंगल ए बी डी जिसको हमें सिमिलर करना है ई सी एफ के, और ये है तुम्हारे पास ई सी एफ। तो इसको तो मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में सॉल्व करते हैं। जब आप इसका प्रूफ यहाँ स्टार्ट करेंगे तो इट इज़ वेरी वेरी इजी। देखो क्या है यहाँ पे, क्लियर सी बात है, क्लियर सी बात है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये एंगल सी और एंगल बी हो जाएंगे आपस में इक्वल, क्योंकि ये आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहला पॉइंट वही लेके आ रहा हूँ। एंगल बी जो यहाँ पे होगा मेरा, और जो एंगल मेरा सी होगा, यानी एंगल ई सी एफ, एंगल ई सी एफ जो होगा, इन दोनों ट्राइंगल्स को अगर मैं पकड़ूं, ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल्स को मैं ले रहा हूं, तो इसी का मैं आपको प्रूफ यहाँ दे रहा हूं। तो क्योंकि यहाँ पे क्या है, ए बी जो है आपका ए सी के इक्वल था, और ट्राइंगल ए बी सी जो है वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल होने की वजह से क्या हुआ, आपके ये दोनों एंगल हो गए सेम। वहीं ट्राइंगल ए बी डी में अगर आप देखो तो एंगल ये जो ए डी बी हमारा है, और जो हमारा एंगल ई एफ सी है, ये ई एफ सी है, ये दोनों के दोनों हमें क्या दे रखे हैं, ये दोनों हमें 90 डिग्री प्रोवाइडेड है। क्यों ये इसलिए प्रोवाइडेड है, क्योंकि ए डी जो आपका था वो बी सी के परपेंडिकुलर है, और ई एफ आपका परपेंडिकुलर था ए सी के। सो विद दिस वे वी ऑल्सो गॉट सेकेंड पॉइंट। So finally we can say my ABD is similar to my triangle ECF via double A similarity criteria. So ये क्वेश्चन भी हमारा होता है डन। होपफुली चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है क्वेश्चन नंबर 26। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसको कई बार क्लास में कर चुके हैं। मैं इस फिगर को ओपन अगर करूं तो जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले बताया है, इसमें पहले इन दो ट्राइंगल्स को मैं कॉन्ग्रुएंट करने जाऊंगा। तो रूल इस क्वेश्चन का ये है, पहले लगेगा एस 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 और फिर मुझे लगाना है एस ए एस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 और 14 जो एनसीईआरटी के थे वो इन्हीं कॉन्सेप्ट पे जाते हैं। तो सबसे पहले जो मैं इस क्वेश्चन में प्रूफ करने जा रहा हूँ, तो प्रूफिंग में मैं स्टार्ट करता हूँ सीधे। गिवन विवन मैं कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने ट्राइंगल पकड़ना है यहाँ ए डी बी को, और दूसरा ट्राइंगल मैंने पकड़ना है यहाँ पे पी एम क्यू को, और इन्हें करके दिखाऊंगा मैं सिमिलर। अब देखो, आपको ए बी अपॉन पी क्यू, आपको बी सी अपॉन क्यू आर, और आपको यहाँ पे ए डी अपॉन पी एम, ये आपको रेशो ऑलरेडी इस क्वेश्चन में गिवन है। ये वो देखो ऑलरेडी बोल चुका है। ठीक है, ये पार्ट वो ऑलरेडी यहाँ पे बोल चुका है। अब यहाँ पे क्या चैलेंज है, चैलेंज बड़ा सिंपल सा ये है, ये जो बी सी और क्यू आर आप देख रहे हो ना, ये बी सी और क्यू आर इस ट्राइंगल का पार्ट नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ए बी अपॉन पी क्यू ऐसे ही लिखे रहने देता हूँ। इस बी सी की जगह, अगर मैं ट्वाइस ऑफ बी डी को लिखूं और नीचे मैं ट्वाइस ऑफ क्यू एम को लिखूं, तो कोई ट्रबल मुझे एज सच नहीं आने वाला है। और इसका रीज़न मैं आपको देता हूँ। ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि जो आपका बी सी है वो ट्वाइस ऑफ बी डी के इक्वल है, और जो आपका क्यू आर है वो आपके ट्वाइस ऑफ क्यू एम के इक्वल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे
AD जो आपका है वो एक मीडियन है। मीडियन है किस पे? एक BC पे। तो मीडियन क्या करता है? दो इक्वल हिस्सों में तोड़ता है। और सेम वे जो आपका PM है वो भी यहाँ मीडियन है आपका ऑन QR पे। ठीक है, तो यहाँ से आपने जब इन्हें दोनों को कैंसिल कर दिया तो सिंपल सी बात है, ट्राइंगल ADB जो हुआ वो यहाँ पे सिमिलर बन गया ट्राइंगल PMQ के बाय SSS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से। ठीक है, तो यहाँ पे पहुँचने के बाद अब अगला स्टेप जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप हमारा है वो ये है कि इसको करने का बेनिफिट ये हुआ कि जब आपने CPCT लगाया तो आपने एंगल B और एंगल Q को आपस में इक्वल कर दिया। तो ये जो एंगल B है और ये जो एंगल Q है ये अब आपस में जब इक्वल हो गए तो क्वेश्चन हैज़ बिकम वेरी इजी नाउ, क्योंकि जब आपने पार्ट नंबर 2 में ट्राइंगल ABC को सिमिलर करना चाहा ट्राइंगल PQR के, तो आपने जो रिजल्ट्स यहाँ यूज़ किए वो ये हैं। आपने बोला AB अपॉन PQ हमारा BC अपॉन QR के इक्वल है ना? तो आपने इन दोनों आउटकम्स को यूज़ किया। ठीक है, क्योंकि AD और PM तो अब ABC का पार्ट बचे ही नहीं। प्लस आपने एंगल B को जब एंगल Q के इक्वल दिखा दिया तो दो साइड्स के बीच में एक एंगल भी आ गया। सो सिंपल सा बात है, बाय SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से आपने ट्राइंगल ABC को यहाँ पे सिमिलर दिखा दिया ट्राइंगल PQR के। ठीक है, तो ध्यान रखना पहले SSS लगा फिर SAS लगा इस क्वेश्चन में, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब लेकिन जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है जो इस सीरीज का, लेकिन NCERT में ये जो क्वेश्चन 14th है यहाँ पे क्या डिफरेंस है ये देखिए। क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। यहाँ पे भी आपका ट्राइंगल कुछ ऐसा ही है और यहाँ पे भी आपका ये ट्राइंगल कुछ ऐसा ही है। तो ये आपका ABC है, ये आपका D है और यहाँ पे भी आपका ये PQR है और ये यहाँ पे जो आपका बना हुआ है ये बना हुआ है PM। ठीक है, दिस इज योर PM और इसको मैं बना देता हूँ यहाँ पे PD। ठीक है, अब आपको जो जो गिवन है पहले मैं यहाँ पे देख लेता हूँ हमें गिवन क्या क्या है। इस बार आपको गिवन है AB अपॉन PQ और AC अपॉन PR और AD अपॉन QR। सो जो इकलौता डिफरेंस यहाँ पे है कि इस बार AC अपॉन PR दे रखा है जो कि इस साइड को डिनोट कर रहा है। तो इस वजह से ये क्वेश्चन अब आपका डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आपको यहाँ SAS लगाना है तो ये और इसके बीच का एंगल जो है ये वाला एंगल इन्हें होना चाहिए आइडियली आपस में इक्वल, लेकिन ये तो नहीं है। तो इसी वजह से ठीक है, हमें इस क्वेश्चन को थोड़ा डिफरेंट वे में सॉल्व करना पड़ेगा। अब यही क्वेश्चन अब आपका थोड़ा सा लेंदी बन जाता है। तो लेंदी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे वो है हमारे कंस्ट्रक्शन का पार्ट। कंस्ट्रक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वो यहाँ पे क्या है मैं आपको समझाता हूँ। आप इस AD को एक्सटेंड करिए किसी पॉइंट A डैश तक ताकि आपका ये जो AD है वो A डैश के इक्वल आ जाए। आप इन सबको ज्वाइन करिए और आपका जो BD है वो ऑलरेडी DC के इक्वल है क्योंकि AD एक मीडियन था। सेम वे में आप इस P को भी एक्सटेंड कीजिए PM को किसी पॉइंट P डैश तक, इनको ज्वाइन करवाइए और एक्सटेंड इतना करिए ताकि ये आपस में इक्वल हो जाए और ये ऑलरेडी इक्वल थे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, कंस्ट्रक्शन में आपने क्या किया, आपने यहाँ एक्सटेंड किया है AD को टू अ पॉइंट A डैश तक और सच डैट इतना आपने इसको एक्सटेंड किया है कि जो आपका AD जो है
वो यहाँ पे ए डैश डी के इक्वल हुआ, एंड बी डी जो था वो आपका डी सी के इक्वल ऑलरेडी था, एज यहाँ पे क्या था, आपका जो ए डी है वो मीडियन है आपके बी सी में। ठीक है, तो ये रिजल्ट हमें ऑलरेडी पता है, तो आपने एक्सटेंड किया उसको। इस पार्ट को अभी हम थोड़ी देर में लिखेंगे, ये तो बस मैंने आपको लिख के दिखा दिया है। यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन में ये नहीं लिखना है, ये जो मैं इसको ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूँ इसको कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट में नहीं लिखेंगे आप। सिमिलरली आपने क्या किया, सिमिलरली आपने यहाँ पे पी एम को भी एक्सटेंड करवा दिया टू अ पॉइंट पी डैश सच दैट, एक ऐसा कंडीशन कि जो आपका पी एम यहाँ पे है वो पी डैश एम के इक्वल बना। अब यहाँ पे भी यही चीज़ है, चलो इसको मैं बाद में लिख देता हूँ, कोई टेंशन नहीं है, आप लोग कंफ्यूज मत होना, इसलिए मैं कंस्ट्रक्शन में इसको बाद में ही लिख दूंगा। अब जब मैं यहाँ पे प्रूफ स्टार्ट करूँगा, तो सबसे पहले मैं क्या बोलूँगा, जो मेरा ए बी ए डैश और सी है इज़ अ पैरेललोग्राम। ये मेरा एक पैरेललोग्राम है और इसका रीज़न ये होगा क्योंकि यहाँ पे जो बी डी है वो आपका डी सी के इक्वल है। क्यों भाई, क्योंकि जो ए डी है मेरा वो ए डी था मेरा मीडियन, ठीक है, और वो मीडियन किस पे था, बी सी पे। और दूसरी बात ये है कि अभी आपने इस ए डी को इस ए डैश डी के इक्वल बोला और ये बोला आपने कंस्ट्रक्शन से। ठीक है, अब जब आपने इतना सब कुछ बोल दिया तो ये इसलिए पैरेललोग्राम बना क्योंकि ये दोनों के इक्वल होने से क्या हुआ, पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो डायगोनल्स होते हैं इन आ पैरेललोग्राम वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट्स ईच अदर, एक दूसरे को करते हैं वो बाइसेक्ट। तो इसकी वजह से क्या हुआ, ये आपका बना पैरेललोग्राम। और सिमिलरली वर्ड यूज करके सिमिलरली आप कर सकते हो यहाँ पे, और आप बोल सकते हो पी क्यू पी डैश और आर इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम, ये भी हो गया पैरेललोग्राम। तो कोई चैलेंज यहाँ तक, ठीक है। अब क्वेश्चन में जब मैं आगे अब बढ़ने जा रहा हूँ तो मैं फर्दर यहाँ पे आपको क्या दिखाने जा रहा हूँ, अब इसको देखिएगा। तो ये मैं कॉपी करके रख रहा हूँ आपके लिए अगली स्लाइड में, तो देखते हैं अब क्या है। अब देखो यार, अब ये मैंने यहाँ पे आपके लिए पैरेललोग्राम तो बना दिया है ना। अब पैरेललोग्राम जब ये बन गया तो अब इसके आगे के स्टेप्स बहुत इजी हो जाते हैं। क्वेश्चन इज वेरी वेरी सिंपल। तो सबसे पहले मैं अब यहाँ क्या करने जा रहा हूँ, मैं आपके ए बी ए डैश को सबसे पहले ले रहा हूँ इन दो ट्राइंगल्स को। ये जो ट्राइंगल्स हैं, आई नो ब्लैक बैकग्राउंड है तो ये आपको इतना क्लियरली नहीं विजिबल होगा, लेकिन मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, पहले स्टेप में मैं ले रहा हूँ ट्राइंगल ए बी ए डैश को, और मैं ले रहा हूँ पी क्यू पी डैश को। सिंपल सा लॉजिक था, ए बी अपॉन पी क्यू आपको गिवन था, ए सी अपॉन पी आर भी आपको गिवन था, और ए डी अपॉन क्यू आर ये भी रेशो आपको गिवन था। ये सारा आपको गिवन है, देखो पिछली बार भी हमने यही किया था। अब यहाँ पे बहुत मेजर चेंजेस आएंगे, तो ए बी अपॉन पी क्यू जो मेरा है वो तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन अब इस ए सी की जगह मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, ए सी की जगह मैं लिखने जा रहा हूँ बी ए डैश, और पी आर की जगह मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, क्यू पी डैश। क्यों लिखूँगा अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ए डी आपको पता है ये ट्वाइस, या इसको हाफ कर देते हैं चल। तो ए डी अगर आप देखो तो ये क्या है, ये आपके ए और ए डैश का हाफ है, और वहीं जो आपका क्यू ये पी एम है, ठीक है, कहाँ गया ये पी एम,
ए सी ए सी ए सी ए सी क्यू आर क्यू आर क्यू आर क्यू आर, ये क्या लिख दिया भाई, इसकी जगह है सॉरी पी एम, ये पी एम है ना, हाँ। तो ये जो पी एम है ये पी डैश के हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो इसको यार यहाँ पे भी हम सही कर देते हैं, कोई टेंशन नहीं है, ए डी अपॉन पी एम आपको गिवन है, कोई टेंशन नहीं है। चलते हैं अब आगे। अब यहाँ से देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट मैं भी कर दूंगा, और इसका रीज़न क्या है सुनिए। अब जो आपका ए सी है मैंने उसकी जगह बी ए डैश इसलिए लिखा क्योंकि आपका ये जो ए बी ए डैश सी जो है वो क्या बन गया था, पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल। तो इस वजह से ये सेम आया। सिमिलरली ये जो आपका पी आर था, है ना, क्वेश्चन में तो पी आर था, इस पी आर की जगह मैंने क्यू पी डैश को लिखा, ये पी आर की जगह लिखा है ना, देखो इसको, वो इसलिए लिखा क्योंकि आपका पी क्यू पी डैश आर भी क्या बना था, पैरेललोग्राम। तो ये लॉजिक समझ में आया होगा। सेम वे जब आपने इसको यहाँ एक्सटेंड किया था, जब आपने इसको यहाँ एक्सटेंड इसलिए किया था, अब मैं इसको लिख देता हूँ, एक्सटेंड आपने इसको इसलिए किया था ताकि सच डैट कि जो आपका यहाँ पे जो एडी बने, अगर आप देखो तो जो आपका एडी है वो अब ए डैश जो भी बनेगा वो ट्वाइस ऑफ एडी हो जाएगा। तो ये 2 अगर यहाँ डिवीजन में आता तो एडी का वैल्यू कितना हो जाता बेटा, है ना, ए डैश का हाफ हो जाता। सेम वे अगर मैं यहाँ देखता, यहाँ पे भी जो मेरा ट्वाइस ऑफ पी एम होता, है ना, वो मेरा पी डैश के इक्वल हो जाता। और अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव करूँ तो ये डिवीज़न के 2 में चला जाता, ठीक है, इसको हटाते ही। तो आपको ये समझ में आया होगा कि यहाँ पे ये जो मैंने चीज़ लिखी है ये क्यों लिखी है। तो इस चीज़ को अब मैंने पीछे आपके लिए एक्सप्लेन कर दिया है इन कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट में लिखना कि ये तो हुआ है वाया कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट, वहाँ से दिख जाएगा 2 से 2 कैंसिल। अब ये तीनों साइड्स का आपस में रेशो बन गया, है ना। तो फाइनली आई कैन से कि जो ट्राइंगल ए बी ए डैश है वो यहाँ सिमिलर बन गया पी क्यू पी डैश के बाय ट्रिपल एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से। तो ये तो था मेरा पहला स्टेप इस क्वेश्चन में, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं सर। अब सिमिलरली मैं यहाँ क्या करने जा रहा हूँ, सिमिलरली मैं आपके लिए क्या लिखूँगा कि जो ट्राइंगल ए सी ए डैश है वो भी सिमिलर हो जाएगा पी आर पी डैश के, सिमिलरली बिल्कुल होगा। तो अब यहाँ पे सी पी एस टी के अकॉर्डिंगली क्या क्या आउटकम आएंगे, पहला जो आउटकम आएगा वो आएगा यहाँ से, पहले तो आउटकम मैं यहीं से लिख देता हूँ, दूसरा आउटकम मैं यहाँ से आपके लिए दे दूंगा। इसके अकॉर्डिंगली ये जो एंगल ए है और ये जो एंगल पी है ये आपस में आएंगे इक्वल। तो डेफिनेटली बी ए डैश जो होगा वो यहाँ क्यू, मैं इसको रब करता हूँ यार, ये हो जाएगा आपका किसके इक्वल, ये आपका इक्वल हो जाएगा यहाँ पे क्यू पी पी डैश के, क्यू पी पी डैश के। और सेम वे अगर ये दोनों आपस में सिमिलर हैं तो ये आपस में इक्वल हो गए यार। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपका ए डैश ए और सी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, पी डैश पी और आर के। दिस इज योर लेट्स से इक्वेशन सेकंड एंड दिस इज योर इक्वेशन लेट्स से फर्स्ट। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड अगर मैं देखूं, और फ्रॉम भी नहीं लिखना तो अगर मैं दोनों इक्वेशंस को यहाँ पे ऐड करवा दूँ, सो बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अब ये इसके इक्वल ये इसके इक्वल, और इन दोनों को अगर मैं ऐड करवा दूँ, डोंट यू थिंक ये जो पूरा का पूरा एंगल बी ए सी है, ये जो पूरा एंगल बी ए सी आया है वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो आ जाएगा क्यू पी आर के, है ना। तो जैसे ही ये क्यू पी आर के इक्वल आ गया तो हमारा क्वेश्चन इज ऑलमोस्ट डन। तो इस क्वेश्चन में हमें करना भी यही था, बस इन दोनों एंगल्स को
इक्वल लाना था, जैसे पहले वाले क्वेश्चन नंबर 12 में आप एंगल बी और एंगल क्यू को इक्वल लेके आए थे, यहाँ एंगल ए और एंगल पी को इक्वल लाने से सेकंड पार्ट में अब मैं डायरेक्टली लिखने जा रहा हूँ ट्राइंगल ए बी सी जो होगा मेरा वो सिमिलर बन जाएगा पी क्यू आर के किस प्रॉपर्टी से, अभी अभी आपने एंगल बी ए सी को एंगल क्यू पी आर के इक्वल किया है, पॉइंट नंबर 1। और दूसरा रेशो आपको साइड्स का गिवन था ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर। तो ये हमारा एस ए एस से ये क्वेश्चन भी डन। तो मैंने तो आपको पहले ही बताया था दोनों क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, एस 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 एंड एस ए एस, इन दो स्टेप से ये क्वेश्चन आपके हो जाएंगे डन। ठीक है, सो अब हम बढ़ते हैं आगे और आखिरी क्वेश्चन है ये स्लाइड का, आराम से देखिएगा। आपके पास एक वर्टिकल पोल है लेट्स से, और ये एक शेडो को कास्ट कर रहा है ग्राउंड की तरफ। ठीक है, तो लेट्स से ये वर्टिकल जो पोल है वो है ए बी, दिस इज योर सी। तो ये 6 मीटर का जो पोल है ये एक शेडो कास्ट कर रहा है 4 मीटर लॉन्ग, यहाँ तक कोई टेंशन। और सेम टाइम पे एक और टावर है, ये कोई एक टावर है लेट्स से, ये जो टावर है इसका जो हाइट है वो है पी क्यू, है ना। तो इसका हाइट मुझे नहीं पता, लेकिन ये शेडो कितनी दे रहा है, शेडो ये दे रहा है 28 मीटर लॉन्ग। तो मुझे हाइट ऑफ द टावर चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ बिल्कुल समझ में आती है, जो ये आपका एंगल बी है और जो एंगल क्यू है, मैं इसको आर नेम दे देता हूँ, ये यहाँ पे दोनों के दोनों 90 डिग्री होंगे। सिंपल सा रूल है यार, कोई भी पोल एंड टावर जो होता है इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, है ना, हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। और दूसरा ये जो एंगल सी यहाँ पे आपको दिख रहा है और जो एंगल आर है वो भी यहाँ पे इक्वल होंगे, क्योंकि सेम टाइम पे एंगल ऑफ एलिवेशन जो होता है, फ्रॉम द सन, क्योंकि शैडो सन रेज से ही हमें लिखता है, फ्रॉम द सन इज ऑलवेज सेम, है ना। तो एलिवेशन बोलूँ अगर मैं ऊपर से देखूँ इस सन को, सिंपल सी बात है, अब वो क्या करेगा, अब वो नीचे की तरफ एक एंगल को डालेगा। अब ये दोनों आपस में ऑल्टरनेट होते हैं तो ये इक्वल, और सेम टाइम यही एंगल यार इसके भी इक्वल होता है। तो एलिवेशन वो सेम डालेगा, तो इस वजह से क्या होगा, आपका जो ए बी सी वाला ट्राइंगल है वो पी क्यू आर के सिमिलर यहाँ बन जाएगा, और वो भी डबल ए से ही बनेगा। तो जैसे ही ये हो गया, अब आपने जब यहाँ पे सी पी एस टी वाला प्रॉपर्टी लगाया तो क्या होगा, ए बी वाला जो साइड है वो किसके रेशो में आएगा, वो पी क्यू के रेशो में आएगा। बी सी वाला जो साइड है वो किसके रेशो में आएगा, क्यू आर के रेशो में आएगा। तो दिस इज योर 6, दिस इज योर एच, दिस इज योर 4 एंड दिस इज योर 28। इसको अगर कैंसिल किया 1/7 क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूं, तो द हाइट ऑफ दिस टावर इज 42 meters. So with this way your all questions are done. Hopefully the lecture is clear to you. In case of any problem you can again ask me in the class. Thank you.